नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ माने जाने वाली संस्थाओं पर आए दिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चाहे देश की जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता की बात हो, चाहे जजों के फैसलों की बात हो, चाहे राष्ट्रीय मीडिया की ही बात क्यों ना हो, लोकतंत्र के ये सभी पिलर्स अब बार बार कठिन सवालों से घिर रहे हैं। एक और कठिन सवाल आ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जस्टिस लखविंदर सिंह सूद की अदालत ने मलयाना नरसंहार मामले में 36 साल के बाद सभी 41 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। और जो पीड़ित वर्ग है वो कह रहा है कि क्या किसी ने हमारे प्रियजनों की हत्या ही नहीं की। हालांकि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात पीड़ित वर्ग कर रहा है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है अदालत की, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। साल 1987 में 23 मई का दिन था। 68 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। ये दंगा मेरठ के बाहरी हिस्से में पड़ने वाले मलियाना गांव में हुआ था। इस कत्लेआम की पूरी दास्तां आइए जानने की कोशिश करते हैं। मलियाना कत्लेआम, 68 मौतों का कसूरवार कौन, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। 23 मई 1987 को दंगे में 68 मुसलमानों की जान गई थी। हिंसा में 106 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना में 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस मामले में अदालत में 800 सुनवाइयां हुई। मामले में 74 गवाह थे, लेकिन सिर्फ 25 ही आखिर तक बने रहे। कुछ गवाह जगह छोड़कर चले गए, पलायन कर चले गए। मामले में कुल 93 आरोपी बनाए गए। इनमें से 40 की मौत हो गई। कुछ को तलाशा ही नहीं जा सका, यानी कि उनका पता ही नहीं लगाया जा सका। घटना मलियाना के होली चौक पर घटी। स्थानीय निवासी याकूब अली ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। 36 साल के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 41 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भीड़ में मौजूदगी मात्र से कोई आरोपी नहीं बन जाता। 31 मार्च को आए फैसले में कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं है। सबूतों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर संदेह पैदा होता है। पीड़ितों ने अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। मलियाना नरसंहार, जिसे दंगा भी कहते हैं कुछ लोग, किसने इनकी हत्या की, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मुसलमान वर्ग जो है वो मायूस है। ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी कर रहा है। उन्हें इंसाफ की आस अब भी है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल जुड़ चुका है। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में और उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरी जोशी हैं मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हरी जोशी जी, जो कि जिस वक्त ये हिंसा हुई मलियाना में, वहाँ पर स्पॉट रिपोर्टिंग की उन्होंने, वहाँ पर इस पूरे मामले को करीब से देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सर स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ बने हुए सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट हैं चंडीगढ़ से सिद्धार्थ सनवारिया जी। सनवारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। हरी जोशी जी, आपसे मैं शुरुआत से समझना चाहूंगी कि जब कोर्ट का ये फैसला आया, लखविंदर सूद की अदालत का ये फैसला आया, तो आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? क्योंकि 36 बरस पहले आपने इस हिंसा को करीब से देखा था, आपने लोगों के दर्द को महसूस किया था और इतनी बड़ी तादाद में नरसंहार हुआ और सभी 41 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी तरफ से क्या है? मेरे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ये फैसला प्रत्याशित था। मैं लगातार उस दिन स्पॉट रिपोर्टिंग पर भी था और स्पॉट पर था, और मैंने कोर्ट में जो चल रहा था उसको भी बहुत बराबर उसमें बना रहा। तो ये ऐसा कोई अचरज भरा फैसला मेरे लिए नहीं था नेहा जी कि इसमें क्यों रिहा कर दिए गए।
दरअसल ये मामला जो दर्ज किया गया और जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, तरह से एफआईआर हुई इस मामले में, उसी दिन साफ हो गया था कि इसमें बहुत सारे फेक लोगों को, गलत लोगों को फंसा दिया है पुलिस ने, जबकि असली कल्प्रिट जो है वो खुद पुलिस और पीएससी थी, स्टेट थी। तो जब स्टेट कोई नरसंहार करा रही हो, वो उसके लिए पूरी जिम्मेदार हो, शामिल हो, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये अचरज भरा फैसला है। अब जहां तक दूसरे पक्ष की बात है, जो मुकदमा चल रहा था, वो पुलिस ने अपने लोगों का मतलब ये है कि जो लोग जानते हैं पुलिस की कार्यशैली को, खासतौर से हमारे स्टेट में, हमारे मुल्क में, और ये अभी की नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने से यही टैक्टिस चली आ रही है पुलिस की, वही टैक्टिस आज है। क्योंकि हर जगह उनके कुछ लोग होते हैं जो उनके प्रिय होते हैं। आजकल क्या होता है, जैसे कुछ लोग जो गलत कारोबार करते हैं, अवैध इलीगल काम करते हैं, उन लोगों को वो लोग पुलिस से बड़े मिले होते हैं। उसमें कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उसमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। जी जी। तो ऐसे ही व्यक्तियों को, या कुछ लोग डरा धमका कर भी ये काम पुलिस कर लेती है। तो ऐसे ही लोगों को बुलाकर उन्होंने एक एफआईआर लिखी, और जब वो एफआईआर लिखी गई, दर्ज हो गई, तो उसी दिन साफ हो गया था कि इस एफआईआर में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल ही नहीं है, जो जांच ही इसमें नहीं हुई। हालांकि आयोग बनते हैं हमारे यहाँ, इसमें भी आयोग बना, जांचें चली, और चीफ मिनिस्टर आए और लोग आए, लेकिन जो मशीनरी काम करती है वो अपने तरीके से काम करती है। ये घटना थी उस दिन, पहले उसे समझ लेना जरूरी है। अगर आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूं। जी जी, बिल्कुल बताइए हरि जोशी जी, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि मलयाना में इस तरह की हिंसा हुई है और उसके बाद पुलिस ने किस तरह से इसको कवर अप करने की कोशिश की, क्योंकि आरोप सीधा सीधा पुलिस पर था, और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक छवि को जो है इससे धब्बा लगता है। हरि जोशी सर, जब हम इस तरह के मामले देखते हैं और 36 बरस लग जाते हैं इंसाफ की आस में, लेकिन इस तरह के नतीजे या फिर फैसला कोर्ट का सामने आता है। हरि जोशी जी। जी देखिए, ऐसा 23 मई 1987 को ये घटना हुई थी, और इस घटना में 106 घरों में आग लगाई गई थी, उनकी लूटपाट हुई थी, और इसमें मरने वालों की जो संख्या है, आधिकारिक संख्या बता रहा हूं मैं, 73 है, 73 है जी। तो इसमें एक ना वो इसलिए है क्योंकि 36 लोगों की, मतलब 36 सालों में इसमें करीब 800 तारीखें पड़ी जी, और 35 गवाह थे, जिसमें से सिर्फ 3 गवाहों की जिरह हुई कोर्ट में, बाकी जो है गवाह कोर्ट में नहीं लाए जा सके। तो ये 73 लोग मारे गए थे, इसमें शिनाख्त 36 लोगों की हुई थी। तो इस तरह 36 लोगों की शिनाख्त हुई थी, बाकी लोग लापता थे, यानी उनका पता ही नहीं चला। अब बाद में लापता जो होते हैं, एक कानून है कि इतने साल तक अगर उसकी रिपोर्ट है और वो वापस नहीं आता है तो उसे मृतक मान लिया जाता है। लेकिन स्टेट ने उससे पहले ही उन्हें मृतक मान के उनके परिवारों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा दे दिया था। उनके आश्रितों को 20 हजार रुपए का मुआवजा दे दिया था, और उसमें क्लॉज लगा दिया था कि अगर ये कभी जिंदा पाए गए तो फिर ये पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर वो जो है वो कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। आपको हाशिमपुरा का याद होगा, इसके ठीक एक दिन पहले 22 मई को हाशिमपुरा एक जगह है मेरठ में ही, वहां पर पीएससी ने एक ऑपरेशन सर्च चलाया था, और ऑपरेशन सर्च चलाकर वहां के लोगों को उन्होंने ट्रक में बिठाया और उसको पास के एक डिस्ट्रिक्ट में, गाजियाबाद में ले गए, और वहां मुरादनगर एक नहर है, उसमें वो ट्रक से उतारते गए और गोली मारकर उसको नहर में फेंकते गए। उसमें से कुछ लोग जिन बच गए थे गोली खाने के बाद भी, और वो लाशें तैरने लगी। तो ये मामला गाजियाबाद में दर्ज हुआ था, और इसमें दोषी पाए गए हैं, और दोषियों को इसमें सजा भी हुई है। लेकिन मलयाना में बिल्कुल अलग तरह का मामला था। इसमें
इसमें भी लगभग मामला वही था जो हाशिमपुरा में था, लेकिन इसमें एफआईआर जो हुई वो चूंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहीं के एक थाना टीपी नगर जो लगता है उसमें हुई। तो उस एफआईआर में कोई भी जो आरोपी बनाए गए वो वहां पर वोटर लिस्ट एक मंगा ली गई और एक व्यक्ति सलीम नाम का व्यक्ति था, उसको बुलाया पुलिस ने जी। और उससे करा लिए जी। तो उससे दस्तखत कराने के बाद में उन्होंने जो एफआईआर में तहरीर में लिखा वो उसे भी नहीं मालूम था क्या लिखा, उसने सिर्फ दस्तखत किए थे और वोटर लिस्ट उससे मंगाई गई थी और वोटर लिस्ट में जो नाम थे वो वोटर लिस्ट से नाम पढ़कर उसमें उतार दिए गए। जी, इस पे ये साफ साफ जो पुलिस की जो है भागीदारी ही नहीं बल्कि किस तरह से दबंगई कहेंगे कि वहां पर लोगों के साथ जातियां हुई और पुलिस की तरफ से जातियां की गई और जो मामला भी बनाया गया इतना कमजोर बनाया गया कि आज 36 बरस के बाद जो फैसला आया है वो निराशाजनक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हरी जोशी जी, इससे रुकना पड़ रहा है और ब्रेक से जब लौटेंगे तो सिद्धार्थ सनवारिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस तरह के कोर्ट के जब फैसले सामने आते हैं तब सवाल आता है कि कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया या फिर सबूतों के अभाव में जब आरोपियों को बरी कर दिया गया तो ये आखिर क्यों भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है उस पर सवाल खड़ा नहीं करती। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मलियाना कत्लेआम का कसूरवार कौन है? अदालत ने अब 36 बरस के बाद 41 आरोपियों को बरी कर दिया है। कुछ आरोपियों की तो तलाश ही नहीं की जा सकी। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है, आइए उनसे समझने की कोशिश आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ सनवारिया जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि देश में जब इंसाफ की बात होती है तो कोर्ट की कार्रवाइयों पर भी सवाल उठते हैं। 36 बरस के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन पुलिस की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े किए गए। जबकि इसी से जुड़ा हुआ, जैसा कि हरी सर ने बताया है, हाशिमपुर के मामले में कार्रवाई हुई और अभी जहां तक मेरे पास जानकारी है 16 पूर्व पुलिसकर्मी जो हैं वो तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं मलियाला जैसे जो कत्लेआम है, नरसंहार है, इस पूरे मामले को और कोर्ट के ताज़ा फैसले को? एक अधिवक्ता होने के नाते मैं सबसे पहले तो इस पे आपत्ति दर्ज कराऊंगा कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। भारतीय नागरिक चाहे कहीं का भी है, किसी भी रीजन का है, किसी भी रिलीजन का है जी, उनका अधिकार है कि उनको न्याय मिले। ये जो न्याय से उनको महरूम रखा गया वो भारतीय नागरिक है। रही बात हमारी जुडिशियल सिस्टम की, एक पुरानी कहावत है, व्हील्स ऑफ जस्टिस आर स्क्वेयर, बहुत मुश्किल से चलते हैं। उसको चलाने का काम होता है सरकार का, प्रोसिक्यूशन का। जी, हमारे देश में प्रोसिक्यूशन हैंडपिक की जाती है। 1987 में जब ये वाकया हुआ तो उस दौर में जो मैंने पढ़ा है, श्री वीर बहादुर जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। आज यूपी के अंदर एक बुलडोजर कल्चर आया हुआ है। इस बुलडोजर कल्चर से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि पब्लिक को इंस्टेंट जस्टिस आता है। उनको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए, उनको इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, मॉब जस्टिस चाहिए। आज हमारा देश, पर शुड वी कॉल इट अ जस्टिस? सॉरी, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मॉब जस्टिस, मैंने कहा आपको मॉब जस्टिस जी, मैंने आपको ये कहा है मॉब जस्टिस। जस्टिस होता है इजराइल के अंदर एक कंसंट्रेशन कैंप हुआ करते थे जूस के ऊपर, जर्मनी में, हिटलर के राज में। कई वर्षों के बाद एक आदमी पकड़ा गया, वो यूक्रेनियन था। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया सबूतों के अभाव में। जी, आपको इसको उस दृष्टि से देखना होगा कि कोर्ट अपना कार्य ठीक कर रही है। अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे तो वो सजा नहीं दे सकती, वो बैलेंस्ड है। लेकिन क्या प्रोसिक्यूशन सबूत ढूंढ नहीं पाया? क्या हत्याएं हुई नहीं? क्या हत्यारे मिले नहीं? जैसे अभी हमारे जोशी जी ने पूरा बताया कि 800 तारीखें डली। बिल्कुल। क्या
800 तारीखों तक कोई सबूत रह पाएगा? हमारे देश में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो स्पॉट पे नहीं हुआ करती जनरली। जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है, वो थानों के अंदर आराम से बैठ के रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो जहां तक 2-4 केस मैंने किए हैं उसके अंदर 20-20 साल लग जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने में। पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते। आज हमारे देश को आवश्यकता है कि हमें एक अच्छा प्रोसिक्यूशन चाहिए जो किसी पॉलिटिकल या और किसी इन्फ्लुएंस से दूर हो। प्रोसिक्यूशन चलता है सरकार के निर्णयों पे कि भैया इस व्यक्ति को अंदर जेल करानी है, सजा होनी चाहिए, इस व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे देश में प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, पहली डिमांड है सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय हर राज्य में होते हैं, उनके अंदर महाधिवक्ताओं की जो नियुक्ति है उसको मेरिट पे करने के लिए कहा था, लेकिन मेरे को नहीं लगता आज तक किसी को भी मेरिट के आधार पे नियुक्त किया होगा। तो जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। अगर एक पॉलिटिकल वर्कर प्रोसिक्यूटर बनेगा, आपको न्याय कहां से मिल पाएगा? उसका तो एक बायस है, अनबायस। जैसे पंडित जी हैं, जोशी साहब हैं, इन्होंने जो देखा वो बिना बायस के उन्होंने छाप दिया। आप हैं मीडिया, जो आपको दिखता है रिपोर्ट करते हैं, वो ओपिनियन नहीं जनरेट करते। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर सिर्फ उसी आधार के ऊपर कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्पित वर्कर है और वो पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है कि वो ही महाधिवक्ता लगेगा, तो इसमें हमें न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती। लेकिन मेरा सवाल सनवारिया जी आपसे ये था, मैं ये समझना चाह रही थी कि कोर्ट ने मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या इस मामले में कोर्ट की तरफ से, जस्टिस की तरफ से, सूद की तरफ से संज्ञान की जो है उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए थी? इसमें नया जी लॉ, पंडित जी एक मिनट लेके, कोर्ट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, वो पुलिस को ही डायरेक्ट करती है कि भैया इन्वेस्टिगेट करो। जी। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई स्थिति नहीं इकट्ठा होगा, कोर्ट को तो कॉग्निजेंस ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस लेना। जब एविडेंस ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारी कंट्री में पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग महाधिवक्ता बनते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व होता है प्रोसिक्यूशन का। जब तक ये रहे, हमारे देश में न्याय लेना बहुत ही कठिन कार्य है। मेरे को तो नहीं लगता न्याय लेना जी। अगर जब तक ऐसी स्थितियां हैं। जी, हरि जोशी सर, आपने सुना कि सनवारिया जी क्या कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है ये मजबूत ही नहीं होगा, निष्पक्ष ही नहीं होगा, तो फिर न्याय की बात भी करना जो है ये फिजूल ही लगती है। हरि जोशी जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 800 तारीखें पड़ी और जो अपील करता थे, जो याचिका करता थी, उनकी क्या जिरहें जो है वो कमजोर रही, जिसकी वजह से कोर्ट के सामने जो असलियत है वो आ ही नहीं पाई? देखिए, इसके लिए ये समझना पड़ेगा पहले कि आदेश में क्या कहा है हमारे माननीय न्यायाधीश ने। जी। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों एवं पत्रावली पर लिखित और मौखिक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकरण में अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लायक साक्ष्य उपस्थित नहीं है, यानी पुलिस ने कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाई। अब आप इसकी एफआईआर को समझिए। इसमें जज ने यह भी लिखा है कि भीड़ में शामिल होने से कोई आरोपी नहीं बन जाता और पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इस अभियुक्त की क्या भूमिका थी, उसने किया क्या। इतने सारे लोगों को आप ने जेल में भेज दिया, उन्होंने किया क्या। अब सवाल ये है कि भीड़ में शामिल आरोपी थे कौन? जी। ऐसे लोगों को आरोपी बना दिया गया जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, यानी घटना वाले दिन वो लोग जीवित ही नहीं थे। उन्हें पुलिस को आरोपी बनाते समय उन्होंने एक वोटर लिस्ट ली, उसमें जो नाम, वोटर लिस्ट हमारे यहाँ कैसी होती है सब लोग जानते हैं। वोटर लिस्ट हमारे यहाँ फर्जी वोटर लिस्ट होती है, उसमें जो वोटर लिस्ट का कोई
वेरिफिकेशन ही नहीं किया जाता ये आदमी जिंदा है मर गया। अगर कोई मर गया तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में चलता रहता है। ये हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी का वो है। वोटर लिस्ट यानी जो चुनाव में मतदान कर सकता है उस लिस्ट को, उस एरिया की लिस्ट को मंगाया, उसमें नाम डाले और रख दिया। तो इसमें देखिए, नानक पुत्र उदय 1977 में मर चुका था। 1977 में उदय नानक की डेथ हो चुकी थी और नानक आरोपी था। और इसी तरीके से हरि सिंह पुत्र राम सिंह एक व्यक्ति उसमें आरोपी है जिसकी 1976 में डेथ हो चुकी थी। तो आप इसमें पुलिस का खेल देखिए। इसमें एक आरोपी ऐसा था जिसके दोनों टांग खराब थी, वो चल फिर ही नहीं सकता था। एक पैर तो कटा हुआ था उसका और दूसरे में ऐसी इंजरी थी कि वो चल ही नहीं सकता था। और एक आरोपी ऐसा था जो उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। उस दिन नहीं, उसके 3-4 दिन पहले से और उसके 3-4 दिन बाद तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका इलाज चल रहा था, उसका भी नाम। तो जब आप ऐसे फर्जी मतलब फिकेशन करके आप आरोपी बना दोगे अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चूंकि मुस्लिम लोग मारे गए थे इसलिए वहां के हिंदुओं को बुलाया और थाने में बुलाया और बुलाया भी सौहार्द बैठक के लिए, कि जो शांति समिति की बैठक होती है कि भाई अब आप लोग आपस में भाईचारे से रहो, जो हो गया हो गया, आपस में गले मिल लो। ये भी एक पुलिस की भूमिका कथित तौर पर होती है। उन्हें बुलाया, उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया। तो ये पुलिस ने एक इसलिए किया क्योंकि उसमें वो आरोपी किसको बनाती, खुद बनती, पीएसी के उन जवानों को बनाती जिनकी गोलियों से वो मारे गए थे। जी आज तक नेहा जी जो वहां पर 106 घरों में लूटपाट हुई और आगजनी हुई, लेकिन पुलिस ने लूट का कोई माल बरामद नहीं किया। एक ब्रेक ले लेते हैं। आपने बड़ी बात कही कि लूटपाट अगर हुई तो उसका माल भी बरामद नहीं हुआ। आरोपी उनको बना दिया गया उन मतदाता सूची को लेकर जिनमें से कुछ की तो मौत हो गई थी, कुछ एक अस्पताल में दाखिल थे। ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि जब पुलिस की भूमिका ही सवालों के घेरे में है तो आखिर कार्रवाई जो है वो किसकी तरफ से होनी चाहिए। सरकार की भूमिका पर सवाल उठता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर समझेंगे कि इस मामले में जो एक जस्टिस GL श्रीवास्तव का कमीशन रिपोर्ट आई थी, आखिर उसका क्या हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हरीश सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जस्टिस GL श्रीवास्तव कमीशन ने 1989 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इस रिपोर्ट को सामने ही नहीं लाया जा सका, पब्लिक डोमेन में ही नहीं है। आखिर इसका कसूरवार कहीं ना कहीं सरकार, प्रदेश की सरकार तो है। देखिए, ये जो भी मामले होते हैं, पुलिस ने भी जो किया उसके लिए स्टेट जिम्मेदार है। अगर वो जो भी होता है वो, अब कमीशन बैठा दिया, उस वक्त मामले को शांत करना था, मामला तूल पकड़ रहा था, उस वक्त कमीशन बैठा दिया। अब जैसे आजकल जेपीसी की मांग चल रही है, मामले में जेपीसी बिठा देंगे तो उसका भी क्या होगा। आज तक जो जेपीसी बैठी है उसमें कोई कंक्लूजन निकला। ये सब सरकार के हाथ में और सरकार जिम्मेदार होती है। ये सरकार की टैक्टिस है, उनके हथकंडे हैं कि वो एक जांच बिठा दी, एक रिटायर्ड जज को ऑब्लाइज कर दिया उन्होंने, और बहुत सारी चीजें बड़ी आपस में उलझी हुई हैं जिन पर टिप्पणी करना मेरा अनुचित होगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि जिन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, बहुत वकील साहब बैठे हुए हैं, सनवारिया साहब, वो समझेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो गोलियां निकाली गई वो गोलियां फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। 87 से आज तक उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं पहुंची है कोर्ट में। कोर्ट के पास क्या है, कोर्ट बार बार बोलता है कि भाई ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, और कोर्ट भी देख रहा है कि भाई ये जो फंसा रखे हैं वो इनमें से कुछ लोग दोषी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तो दोषी। जी हरीश सर, मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे माफी करिएगा, लेकिन मैं सनवारिया जी से समझना चाहूंगी कि अगर कोर्ट ये मांगता है कि आप ये सबूत लेकर आइए और ये आदेश दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की अवमानना का भी मामला बनता है। सनवारिया जी,
इसमें मैं आपको बोलूंगा कि कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं बनी। हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को अलग रखता है 73 के बाद। इवन पहले 73 से पहले पुलिस ऑफिसर ही पीपी हुआ करते थे। बड़ी मुश्किल से अमेंडमेंट हुई कि पुलिस ही अगर प्रोसिक्यूट करेगी तो कहाँ न्याय मिलेगा। बिल्कुल। कोर्ट का इंडिपेंडेंस रखने के लिए कोर्ट एविडेंस कलेक्ट नहीं करेगी, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएगी जी। लेकिन जब लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि लेकिन जब कोर्ट ये कहता है कि आप, जैसा कि हरी सर ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही सामने नहीं आई, तो जब कोर्ट कह रहा है कि आप ये सबूत लेकर आइए और पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो ऐसे मामले में क्या कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? एविडेंस कलेक्ट करना कोर्ट का काम नहीं। कोर्ट के ऊपर एलिगेशंस आ जाएंगे बायस के। कोर्ट को जस्टिस देना ही नहीं है, दिखाना भी है कि वो जस्टिस प्रदान करेगा। ये जो प्रकरण हुआ, जो राइट्स हुए, जिसके अंदर हमारे भारतीय नागरिकों की क्षति हुई और भारतीय नागरिकों को न्याय नहीं मिला, धर्म से इसको ना जोड़े जी। धर्म, जब तक हम इसको ये बोलेंगे कि मुस्लिम हिंदू, जैसे अभी बंगाल में पीछे कुछ हुआ था, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के ऊपर अटैक हुए थे, कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, इसको हमें भारतीय नागरिकों के लिए न्याय लेना है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया था। वी हैव प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस। लेकिन असल में सरकार और जनता के अंदर बहुत फर्क है। जोशी जी एक बहुत बड़े अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ सही बोला, लेकिन क्या आज आप और आपकी जो बिरादरी है, क्या जोशी जी की तरह बेबाक बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। जस्टिस अपील हो रही है जज साहब के निर्णय की। अपील के अंदर फ्रेश एविडेंस नहीं आएगी। वो एविडेंस जो जोशी साहब ने बताया कि जो बुलेट्स हैं, उसका तो फोरेंसिक एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि जो प्रोहिबिटेड बोर हैं हमारे, वो तो पुलिस के पास ही होते हैं, सिविलियन के पास होते नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सरकार की मर्जी से चलता है, कानून से नहीं चलता। अगर सरकार की मर्जी होगी जी तो न्याय मिलेगा। अगर सरकार की मंशा नहीं है तो न्याय लेना बहुत कठिन प्रक्रिया है। बिल्कुल हरीश सर, पार्टी कोई भी हो जी जी। एक पॉइंट बोलूंगा। हाँ। उस वक्त वीर बहादुर जी की सरकार थी जी। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को लेते हैं कि कांग्रेस सरकार थी, भाजपा सरकार है, आम आदमी सरकार है, समाजवादी सरकार है। अरे इस चीज को छोड़ के ये बोलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार है। सरकार तो वही चल रही है, बिल्कुल मुख्यमंत्री ही बदले हैं। लेकिन हमारे आम जनता में होता है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है। भारत, राजस्थान की सरकार कहाँ है, भारत की सरकार कहाँ है? हम मानते, अगर हम अपनी सरकारों को पॉलिटिकल पार्टी की सरकार मानेंगे तो हमारा देश तो है ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ गई, वो लूटेगी अपने आप। और कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे को नहीं लगता इस चीज को अपोज करेगी। वो बोलेंगे हमारी सरकार। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिसके नेता के बारे में यहाँ के जो पीड़ित है उन्होंने कहा है कि उनकी राजनीति चमकी हाशिमपुरा और मलयाला जैसे नरसंहार की वजह से, लेकिन उन्होंने भी जो पीड़ित वर्ग है उसके लिए कोई ठोस जो है कदम नहीं उठाए, ना ही ठोस जो सुनवाई है उनके जरिए या फिर आवाज़ सामने आ सकी। हरी जोशी जी, आप किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी की इस पूरे प्रकरण में भूमिका को? नहीं, समाजवादी पार्टी का उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो वो जिस समय की घटना है, समाजवादी पार्टी उसके बाद उसमें उत्थान हुआ है। देखिए मामला सीधा सा है कि ये मामला स्टेट का मामला है और स्टेट में जो भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो स्टेट की सरकार होती है और उसका कैरेक्टर एक जैसा होता है। लेकिन आजम खान जैसे नेता का नाम लिया जाता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं बदलता है। उसकी जो कार्यशैली है स्टेट की वैसी ही होती है, वो दमनकारी होती है। और जब वो स्टेट ने, आप क्या समझते हैं, अगर पुलिस और पीएसी ने हाशिमपुरा में गोलियां चलाई या उन्होंने वहां जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने चलने दी, मास किलिंग हुई, तो ये क्या मतलब सिर्फ उनकी मर्जी थी? ये स्टेट
की तरफ से कोई ना कोई ऐसा जरूर इशारा रहा होगा जिसमें कहा गया हो कि भाई इसको दबाना है, इस मामले को कैसे समझाया जाए। देखिए ये बहुत एक बड़ी लंबी बहस का विषय है। लेकिन हाशिमपुरा से मलियाना को बिल्कुल अलग, क्योंकि हाशिमपुरा के मामले में जो पीड़ित वर्ग है उसको इंसाफ मिला, उनको मुआवजा मिला। पुलिसकर्मी जो आरोपी थे वो अभी जेल की कैद भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों मामले जो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन एक मामले में जो अदालती कार्रवाई है उससे पीड़ित वर्ग संतुष्ट दिखता है, लेकिन दूसरे मामले में पीड़ित वर्ग आहत है। देखिए ऐसा है, हाशिमपुरा वाले मामले में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और वहां एक्टिविस्ट शामिल थे, और चूंकि वो मामला गाजियाबाद में उसकी एफआईआर दर्ज हुई इसलिए, और गाजियाबाद में उस समय जो एसएसपी थे वो विभूति नारायण रॉय थे, वो एक अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, अच्छे उनकी अपनी एक विचारधारा है, और उन्होंने उसकी एफआईआर वहां पर दर्ज करवाई और अपने सुपरविजन में दर्ज कराई। तो जब आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अच्छे से दर्ज करा दी वहां पर, और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी गाजियाबाद पुलिस ने किया, वो वहां एसएसपी थे, है ना, वो भाई ह्यूमन राइट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभूति नारायण रॉय के लिए वो एकेडमिक व्यक्ति हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन भी फर्क पड़ता है, ये डेमोक्रेसी है। और जहां पर बिना रीढ़ के अधिकारी बैठे हुए होते हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मसले हैं वहां पर इसी तरीके के अधिकारी बिठाए जाते हैं, और अगर उन्हें मलाईदार पोस्टिंग चाहिए तो वो जैसा स्टेट चाहेगी वैसा करेगी। नंबर एक। नंबर दो ये है कि ऐसा नहीं है कि जो मेरठ में 1987 में दंगा हुआ, उसमें दंगा भड़काने में पुलिस की भूमिका तो थी, लेकिन मैंने देखा है हाशिमपुरा में मैं मौजूद था, और एक गोली मेरे बराबर से होकर बिल्कुल निकली थी। मैं नीचे खड़ा हुआ था और ऊपर से दंगाई गोलियां चला रहे थे, और एक वहां पर मजिस्ट्रेट था, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मुझे बोले तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहन रखी है यार, तुम मरोगे यहां खड़े हुए हो। तो मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं, स्टेट को भी वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर जस्टिस की बात हम यहां पर करेंगे, जस्टिस जो है वो साक्ष्यों के आधार पर होता है। जब वो वहां से मौका वारदात से पुलिस ने एक खोखा तक बरामद नहीं किया, खाली कार्टेज भी बरामद नहीं किया जिससे गोलियां चली, वो किस हथियार से गोलियां चली ये भी जांच अधिकारी जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आप कहें कि सब जस्टिस जज क्या करेगा, वहां पर जज का काम है जो उपलब्ध साक्ष्य है उसकी न्याय के आधार पर, उसके कानून के आधार पर उसको वो देखेगा और वो सही गलत का फैसला करेगा। उसने कर दिया जी। अब मैं आपसे कहता हूं हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, इस मामले में कहीं किसी इस एफआईआर पर सजा इन दोषियों को नहीं मिल सकती है। और वो आप एक बात बड़ी साफ सी है कि जब उसमें ऐसे लोग शामिल हों जिनकी मौत पहले 3 साल पहले 4 साल पहले हो चुकी है, ऐसे लोग शामिल हों जो हॉस्पिटलाइज्ड थे, ऐसे लोग शामिल हों जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो बाकी अगर उसमें असली आरोपी भी हैं तो उनको भी संशय का लाभ मिलेगा। ये तो सीधी लेकिन हरीश जोशी जी, आप कहीं ना कहीं आप निराशा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर ऊपरी अदालत में भी ये मामला जाता है तो इंसाफ की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सनवारिया जी से समझेंगे कि अगर सबूत है ही नहीं तो क्या ऊपरी अदालत में भी इंसाफ की आस जो है वो पीड़ित वर्ग को लगानी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। उत्तर प्रदेश के मेरठ का गांव मलियाना, जहां पर 63 मौतों का कसूरवार कौन है ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय अदालत ने 41 आरोपियों को 36 बरस के बाद बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल बना हुआ है। सिद्धार्थ सनवारिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऊपरी अदालत में भी सबूतों के अभाव में अब क्या इंसाफ की आस या फिर इसकी गुंजाइश भी लगाना जो है मुमकिन है, करनी चाहिए? अभी जोशी साहब ने बहुत ही बढ़िया बात कही, जो उनका एक्सपीरियंस
जो इन्होंने रिपोर्टिंग में किया है, सारे देश की नब्ज टटोली है। आप ये समझें कि अपील कौन करेगा? अपील सरकार करेगी। पीड़ित अभी कौन होगा? सरकार। सरकार प्रोसिक्यूशन जो जाके बोलेगी कि जी ये दोषी जिनके ऊपर हमने दोष लगा रहे हैं, आरोपी हैं, दोषी नहीं, हम सॉरी, आरोपी हैं, वो बरी हो गए। अपील कौन कर रहा है? वही प्रोसिक्यूशन कर रहा है जिसने एविडेंस सबमिट ही नहीं किया। आप क्या सोचते हैं कि सरकार इतनी बेवकूफ है? इतने बड़े बड़े अधिकारी ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो क्या कॉमन आदमी को अपने आसपास आने देंगे? ये तो जोशी जी की मेहनत थी जिन्होंने देश बचा लिया। मीडिया उस टाइम बहुत इंडिपेंडेंट और फ्री हुआ करता था। आज मीडिया हाउसेस बन गए। पहले रिपोर्टर्स होते थे। मेरे को इतना मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सुना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्लैंक पेज छापा था जी। मीडिया जब तक इंडिपेंडेंट होगा, न्याय की उम्मीद है। लेकिन आज जब मैं टीवी डिबेट्स देखता हूं तो हर एक तरफ से कोई ना कोई चैनल होता है जो किसी पर्टिकुलर पक्ष का नैरेटिव देता है, एक ओपिनियन देता है जी। पब्लिक को मैस्टराइज करता है। वो फैक्ट्स पब्लिक को नहीं दे रहा, वो फैक्ट्स की तहकीकात नहीं कर रहा, जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं, जो जोशी साहब ने की है। तभी इनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बता रहा है कि हाई कोर्ट के अंदर भी जब अपील जाएगी तो क्या होगा, होने की उम्मीद क्या है, क्योंकि अपील तो वही कर रहा है। जब वो कहते हैं ना, सैया भया कोतवाल तो डर काहेगा। मीडिया हैज टू वेक अप। दे शुड नॉट वरी कि हमें डीएवीपी से ऐड मिलती है या नहीं मिलती। सरकारी ऑफिसर्स पोस्टिंग के लालच में रह जाते हैं और मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लालच में रह जाते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी किसी जज के बारे में टिप्पणी की कि इस जज का माथा खराब है, कोई बात नहीं, इसे ठीक कर लेंगे। तो अब जो मौजूदा वक्त है, जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में तो और भी सरकार की जो भूमिका है वो कठिन सवालों के दायरे में दिखती है। तो ऐसे में और भी जो है इंसाफ की जो आस लगाना और भी बेमानी लगती है। हरि जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी जी। एक मिनट पंडित जी, विद परमिशन, एक मिनट ले लो। ये जो आपने बताया कि हम एक हमारे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो गलती से किस मीडिया कर्मी ने छाप दी, उसकी हिम्मत की दाद देता हूं। ये तो जग जाहिर है कि सीएम तो नवाब होता है। सीएम के आसपास आप मिल नहीं, जिस आदमी से आप मिल नहीं सकते उससे क्वेश्चन क्या करेंगे? बिल्कुल। 47 का 60s का दौर थोड़ी है कि जब आप प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकते हैं सामने बैठ के और प्रधानमंत्री आपको जवाब देगा। आज तो आप मिल ही नहीं सकते, जिससे आप मिल नहीं सकते उससे आप प्रश्न क्या करें? अब आप प्लीज, सॉरी, एक मिनट मैंने आपको ले लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरि सर, आप किस तरह से पूरे मामले को आप कंक्लूड करना चाहेंगे, क्योंकि समय हम धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ गए हैं। आपने कहा कि आप ऊपरी अदालत में भी जाएंगे तो इंसाफ की जो गुंजाइश है वो बहुत ही धुंधली है, बेमानी है, आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंसाफ की आस पीड़ित वर्ग को अभी भी है। कुछ को मुआवजा भी मिला है, हालांकि पूरी तरह से जो मुआवजा है वो भी नहीं मिला, क्योंकि जो गिनती है मारे गए जो पीड़ित हैं उनकी भी जो है उसमें भी काफ़ी जो कमियां हैं, खामियां हैं, पीड़ित वर्ग बताता रहा है। लेकिन एक रिट पिटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई है, उससे आप कितनी आस लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो विभूति नारायण रॉय और एक जर्नलिस्ट है कुर्बान अली, इन दोनों ने एक पीएलआई डाली है और उसी पर कोर्ट में ये दबाव था कि इसको जल्दी से फैसला किया जाए, वरना अभी ये चलता रहता मामला और कोर्ट लगातार उसे मांगता रहता है ना। तो बहुत सारी चीजें अलग हैं वो कानून की, लेकिन अभी वो मामला ATJ 6 की अदालत से भी खत्म नहीं हुआ है जी। उन 41 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है जो मौजूद थे
अभी कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जिनकी पुलिस ने आज तक गिरफ्तारी नहीं की है। उनकी तलाश नहीं हो सकी, उनकी पहचान नहीं हो सकती। उनके खिलाफ ये मुकदमा अभी चलता रहेगा एडीजे 6 की अदालत में। ये जो फैसला आया है इसको एक आपको उसका पार्ट मानिए, पूरा अभी वो फाइल क्लोज नहीं हुई है एडीजे 6 की अदालत से। आप देखिए, ये दरअसल कानूनी पेचीदगियां हैं। और मैंने जो कहा कि ऊपर की अदालत में भी देखिए, हर चीज के आरोप सिद्ध करने के लिए किसी भी अभियोग पर आप कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिला। किसे इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला उस सत्तार को जिसके 11 लोगों की हत्या करके शव कुएं में फेंक दिए गए। इंसाफ उसे नहीं मिला, है ना? इंसाफ उसे नहीं मिला जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। मैं तो उन पर ही शंका व्यक्त करता हूं। पुलिस ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई कि उसको अब आज कहते हैं कि साहब 10 साल तक एक प्रत्यक्षदर्शी की फाइल कोर्ट से गायब रही। कोर्ट बता रहा, कोर्ट में मिली नहीं। मतलब हर जगह तमाशे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि पुलिस ने जो एफआईआर लिखवाई और जिस व्यक्ति को बुलाया पीड़ित पक्ष के कि भाई आकर ये तहरीर दे दो, और वो दस्तखत करके चला गया। पुलिस ने तहरीर लिखवाई और वोटर लिस्ट उससे मंगवाई। अब जो आदमी पुलिस को वोटर लिस्ट वहां की अरेंज करके लाके तत्काल दे रहा है, भाई ये किसके पास होती है? ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास होती है वोटर लिस्ट जी। और दूसरी बात यह है, पुलिस के साथ कौन होता है? पुलिस के मुखबिर कौन होते हैं? हर जगह देखिए, नागरिक को कोई तो मुखबिर बनाती है। मुखबिर कोई धर्म और जाति विशेष से संबंधित नहीं होता, तो दोनों पक्षों में है। तो पुलिस ने उस पक्ष के मुखबिरों को बुलाया जो जिसको कुछ पुलिस से लाभ लेना था, और उससे एफआईआर दर्ज करा दी, अपनी जान बचा। जब उसमें कोई अब ये भी तो आप कह सकते हैं कि जो लोग सन 83 से जेल रहे हैं और लगातार कचहरियों में चक्कर काट रहे हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं कि उनको इंसाफ मिल गया आज। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? जी, मैं बहुत तटस्थ होकर कह रहा हूं कि आप ये भी तो सोचिए कि उनको इंसाफ मिल गया। वो इतने दिनों तक जो चक्कर लगा रहे हैं, पीड़ित कौन के? हाँ, पीड़ित तो दोनों पक्ष हैं इसमें। बिल्कुल आपने बहुत एक वाजिब जो है पॉइंट यहाँ पर बिंदु सामने रखा है कि पीड़ित शायद आरोपी और तो साथ बैठा हुआ है। वो सत्ता में कल भी था, वो सत्ता में आज भी है। सत्ता का चरित्र है कैसा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बस अंतर क्या आया है आज देश में कि कल जो इस तरह की सत्ता कार्रवाई, स्टेट की जो इस तरीके की दमनकारी नीति होती थी, उसमें वो धार्मिक आधार पर विभक्तिकरण कर अगले चुनाव में जीत के लिए नहीं होती थी जी। बस सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं आया है स्टेट में। एक बहुत बड़ी बात कही और बहुत ही जो है स्पष्ट बात भी कही आपने हरीश सर, कि पीड़ित तो दोनों ही पक्ष हैं, चाहे वो आरोपी हो चाहे वो पीड़ित वर्ग हो, याचिकाकर्ता हो। और साथ ही साथ सरकार की जो भूमिका है मौजूदा वक्त पे किस तरह से देखती है कि जो सरकार है, पहले शायद ऐसा नहीं होता था सरकारों की तरफ से कि कोई इस तरह का मामला हो गया हो तो उस पर जो है चुनावी रणनीति बनने लगी, चुनावी हार जीत का जो है वो बिसात बिछाई जाने लगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह की सरकारें हैं उसकी जो भूमिका है इस ओर ज़्यादा प्रयास दिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि सनवारिया जी आप बताएं कि रिट पिटीशन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और जो जैसा कि हरीश सर ने कहा कि एडीजी के अदालत में अभी भी ये मामला चलेगा कि कुछ जो आरोपी हैं जिनको तलाशा नहीं जा सका है या फिर जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है उनको जो है उन पर मामला चलता रहेगा। आप बहुत ही कम समय शेष रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में बताएं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले विचारधारा की राजनीति हुआ करती थी, लेकिन आज दल बदलू नेताओं की विचारधारा से राजनीति चल रही है और सत्ताएं चल रही हैं। तो जो जोशी जी ने कहा कि सत्ता तो वही रहेगी, स्टेट वो नहीं रहेगा, लेकिन पॉलिटिशियन तो हमेशा पावर में रहेगा, वो पार्टी बदल लेगा। अब जो रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन का दायरा बड़ा सीमित होता है, वो फिर स्टेट को बोलेगी इन्वेस्टिगेशन करे। स्टेट में तो वही जी बहुत धन्यवाद करना क्योंकि सत्ता जी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि समय समाप्त हो गया है सनवारिया जी। लेकिन आपने बहुत बढ़िया लगा।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हरीश सर, आपका भी कि आपने वहाँ पर जो महसूस किया और जो स्पॉट रिपोर्टिंग की और सच को सामने लाने की कोशिश की, इसलिए आपकी इस पत्रकारिता को मैं सलाम और नमस्ते करना चाहूँगी। और मेरा बहुत बहुत नमन आपकी ऐसी पत्रकारिता को, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका स्नेह और प्रोत्साहन लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। तो फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।